हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल स्टडी विद यूट्यूब पे। और आज की हमारी क्लास है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, और आज की हमारी क्लास है 6, यानी हमने 35 क्लास में कंप्लीट भारत के संविधान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका कंप्लीट करने का टारगेट क्या है। और आज हमारी 35 क्लासों में से 6 क्लास 5 क्लासें हमने कर ली हैं। अगर वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन से उन क्लासों के लिंक दिए हैं, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। और आज की हमारी क्लास है भाग 5 से राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ना देरी के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, यानी हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित है, निहित यानी किसके अंदर है। तो जो संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके अंदर है, तो वो निहित है भारत के राष्ट्रपति में। तो जो राष्ट्रपति हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये बताना। और ये आरआरबी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत के संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है। तो वो होता है, प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति और दूसरा व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देखिए, हमारी जो 3 सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो इन तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ये भी आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, ये बताना है। जो हमारे ऑप्शन 4 दिए इनमें कौन सी जो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो देखिए, इसने दिया वह भारत का नागरिक हो, सही है ये भी। तो अगला क्या है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, ये भी सही है। उनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति बनेगा उसमें लोकसभा के सदस्य बनने, जो लोकसभा का सदस्य बनता है उसके समान उसके अंदर क्या हो, योग्यताएं हो। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा, जो राष्ट्रपति का है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम आयु पूछी इस क्वेश्चन में, जो न्यूनतम आयु वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों 35 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु, 35 वर्ष। जिस व्यक्ति की 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। तो देखिए, जो संविधान है, संविधान के अंदर न्यूनतम आयु तो जरूर लिखी गई है कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी हो, 35 वर्ष। पर अधिकतम का संविधान के अंदर कोई भी कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। तो अधिकतम कितने वर्ष का व्यक्ति वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई आयु सीमा नहीं है। अगला देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो ये भी हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है, नहीं लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार, मिनिमम कितनी बार या मैक्सिमम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जितनी बार राष्ट्रपति बनना चाहता है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कोई सीमा नहीं है, यानी कोई उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर कि कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा या 4। जब तक उसकी इच्छा वह राष्ट्रपति बन सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता दोस्तों। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जो एकलीय संक्रमणीय मत पद्धति है, ये देखिए दोस्तों क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जैसे ए, बी और सी, ये 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और जो राष्ट्रपति के चुनाव के राष्ट्रपति का जो
चुनाव होता है उसके लिए जो मत डालते हैं, तो देखिए वो कैसे डालते हैं। जैसे उनको एक फार्म दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है दोस्तों, उसके अंदर ये तीनों कैंडिडेटों के नाम होते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। तो जो कैंडिडेट अपना मत डालने जाता है, तो जैसे मान लेते हैं एक कैंडिडेट ने क्या चाहा कि मेरा पहले प्रेफरेंस क्या है कि मैं ए को अपना राष्ट्रपति बनाऊं, दूसरी उसकी मान लेते हैं सी है और तीसरी क्या है उसकी बी है। इसी तरह से कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, वो चाहता है कि मैं तो बी को क्या बनाना चाहता हूँ, पहली प्रेफरेंस राष्ट्रपति इसे देना चाहता हूँ, दूसरी इसको देना चाहता हूँ और तीसरी सी को देना चाहता हूँ। तो ये होती है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसमें जो भी कैंडिडेट चुनाव डालने जाता है राष्ट्रपति का, तो प्रत्येक व्यक्ति तीनों को लिए, 3 है तो तीनों को चुनाव देगा, 4 है तो 4, 2 है तो 2। पर इसमें प्रेफरेंस होती है, पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो, दूसरी आप किसको देना चाहते हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति का जो भी चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद आता है, तो उसको सही कौन करता है, उसका निर्णय कौन करता है, ये गलत है या सही है, उसका कौन करता है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, तो उसके पास ये निर्देशित किया जाता है। तो यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न तो इसमें संसद की कोई समिति काम करेगी, न लोकसभा का कोई अध्यक्ष इसमें काम करेगा और न निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन है केवल उत्तरदायी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भारत के जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित वाद विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। और ये क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन मात्र क्या करती है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करती है। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी जो मामले होते हैं वो उन किसके पास भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास। अगला देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उस समय जो चुनाव प्रचार का जो समय फिक्स किया गया है, तो वो कितना किया गया है, तो वो किया गया दोस्तों 2 वीक। कितना किया गया है, 2 वीक का समय होता है चुनाव प्रचार के लिए। यानी हमारा इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ऑप्शन बी यानी 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है डेट टू डेट होता है, तो वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों अगर 5 वर्ष से पहले अगर पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, और ऐसा हमारा 2 से 3 बार हो चुका है, 2 बार तो मृत्यु हो गई थी, 1 बार हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, इसलिए 3 बार हमारा जो राष्ट्रपति पद क्या हो चुका है, खाली हो चुका है दोस्तों। तो देखिए इसमें कब ये खाली हो सकता है, समय से पहले भी तो हमारा चुनाव हो सकता है राष्ट्रपति का, क्योंकि मान लेते कोई कैंडिडेट चुनाव राष्ट्रपति का चुनकर चला गया यानी राष्ट्रपति बन गया, तो देखिए किस तरह से खाली हो सकता है, 5 वर्ष से पहले भी चुनाव हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, मान लेते ये कोई कैंडिडेट है जो राष्ट्रपति बना हुआ, तो एक की पहले तो कैसे हो सकता है, ये अपना त्याग पत्र देते, राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देते। दूसरा क्या होगा, इनकी अचानक कोई मृत्यु हो जाए, ये राष्ट्रपति पद पे हैं और मृत्यु हो जाए। और तीसरा क्या है, इन पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग। महाभियोग द्वारा यानी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है, कंडीशन ए, 2 और 3 के द्वारा। तो अगर इन कंडीशनों में कोई भी राष्ट्रपति पद अगर खाली होता तो राष्ट्रपति कौन आएगा, तो उपराष्ट्रपति हमारा क्या बन जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, पद खाली 6 महीने के लिए। अधिकतम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 महीने तक कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अगर मान लेते ये राष्ट्रपति भी क्या है, जो उपराष्ट्रपति है ये भी मान लेते नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार, मान लेते इसने भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो कौन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति का भी खाली है, उपराष्ट्रपति का भी खाली है। और संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद हम 10 मिनट के लिए भी खाली नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, 10 मिनट या 1 घंटे, 1 दिन के लिए हम कैसे भी खाली नहीं रख सकते राष्ट्रपति का जो पद। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय उपराष्ट्रपति क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। वो कार्यवाहक 6 महीने तक
बन सकता है। मृत्यु हो गई तो भी, त्याग पत्र दे दिया तो भी, अगर महाभियोग के द्वारा या विश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया तो भी। मान लेते हैं उपराष्ट्रपति ने भी क्या कर दिया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया, तो अब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो अब कौन संभालेगा? जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या बन जाएगा? हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और एक बार हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या बन चुका? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका। और उसका नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका क्या नाम है। जो मुख्य न्यायाधीश भी था और भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार भी संभाला था, तो इसको आपको बताना दोस्तों उनका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो देखिए जो राष्ट्रपति के चुनाव इसके निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है कि संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य। अगला है कि देखिए संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो देखिए ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संसद के सभी सदस्य नहीं हो सकते। सभी सदस्य में मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते। अगला देखिए संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो विधान सभा होती है, जो भारत के सभी राज्यों में विधानसभा है, उसके जो सभी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद कर ले, लंबी स्टेटमेंट वाले। अब बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लग चुके हैं। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसको किसके तहत हटाया जा सकता है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये गलत हो जाएगा, लोकसभा के द्वारा ये भी गलत हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है? संसद द्वारा। तो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है दोस्तों। अगला देखिए, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। और संसद के दो ही सदन होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के दो सदन होते हैं। पहला क्या होता है? लोकसभा, और दूसरा होता है आपका राज्यसभा। दूसरा क्या होता है आपका? राज्यसभा। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो कौन से भी सदन से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है? मत आपको एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति का आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से बताएंगे कि उपराष्ट्रपति से कैसे, उपराष्ट्रपति के उपयोग जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वो किस सदन से। देखिए अगर राष्ट्रपति आ गया तो राष्ट्रपति का लोकसभा से भी पारित हो सकता है और राज्यसभा से भी। अगर उपराष्ट्रपति की बात आ गई तो इसके लिए केवल राज्यसभा से पारित होगा, केवल राज्यसभा से पारित होगा, फिर किस में जाएगा? वो लोकसभा में। ये आपको याद रखना। अगर राष्ट्रपति आए तो कौन से भी सदन से भी पारित हो सकता है, अगर उपराष्ट्रपति आए तो केवल राज्यसभा से पारित करना होता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में राष्ट्रपति से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई किसी तरह का डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना है, कमेंट जरूर करके बताना कि आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हो। और लास्ट में मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए अच्छे से फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छी सी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।